गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 गणित वाला चैप्टर शुरू करेंगे। वाला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पहला है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ठीक। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। या गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक दूसरा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला दें तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या कह सकते हैं जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ठीक। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अब तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर निरूपित कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 √3 √5। इन संख्याओं को हम संख्या रेखा क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा है, यह हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 ठीक। वे संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक। जैसे √3 की बात करें, √5 की बात करें तो आप पिछली कक्षा में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग √3 को √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक। अब इसमें अब बात करें जीरो से जो बड़ी संख्या है, जीरो से बड़ी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। वाला है धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 ठीक। वे संख्याएं जो जीरो से बड़ी होती हैं क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक। अब दूसरा आता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। वे संख्याएं जो जीरो से छोटी होती है क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 वे संख्याएं जो जीरो से छोटी है। संख्या एक आप खींचते हैं तो आप देखते हैं कि जीरो हो गया, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ये क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। फिर उसके विपरीत -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलते जाते हैं। ये क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्यों? क्योंकि जीरो से बड़े होते हैं तो इसको हम धनात्मक कहते हैं, जीरो से छोटे हो तो ऋणात्मक कहते हैं।
संख्याएं जो 0 से छोटी होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, 0 से बड़ी होती हैं वह धनात्मक पूर्णांक होती हैं। जैसे इसकी बात करें, √3 की बात करें तो √3 का हम मान निकालते हैं तो वो 1.73 समथिंग आता है, जो कि 0 से बड़ा, इसको भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब बात करते हैं शून्य। शून्य न तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, शून्य हमारा न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में गया? जाने चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q ≠ 0। वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे हमारा q ≠ 0। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/3, 5/4, 7/2, 5, 4, 6, इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है ना सब p/q के रूप में? 4/3, 5/4, 7/2। आप कहेंगे सर इसमें p/q नहीं है, पानी कुछ नहीं है। तो आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती है उसके अपान में हमेशा हम एक लिखते हैं। ठीक, तो यही होगा p/q के रूप में। और हमारा q जो है, यानी q मतलब क्या? हर। हर जो है वह ऋणात्मक नहीं है, सॉरी शून्य नहीं है। हमारा q जो है वह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है समझा गया? वे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और ध्यान है कि q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 3/4, 7/2, 5, 6 ये सब को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? बोलिए। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √5, ये सब संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के आप में 1 तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लेकिन √3 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो आप जानते हैं √3 का मान क्या होता है? 1.73 समथिंग करके इसमें होता है, जो कि समाप्त संख्याएं आती रहती है। ठीक, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे लिए क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, यहाँ तक समझा गया? अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमको जानना है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। यूक्लिड विभाजक प्रमेय क्या होता है? इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक 21 और 5, हमने दो धनात्मक पूर्णांक ले लिया 21 और 5, जिसमें 21 बड़ा है 5, यानी 21 इज ग्रेटर देन 5।
हमने दो धनात्मक पूर्णांक दिया 21 और 5, जिसमें 21 5 से बड़ा है। अब हम 21 में 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 21 में 5 का भाग देंगे 21/5। चलिए 5 से भाग देते हैं, क्या बच जाएगा 5 चौक का 20, 4 बार और एक शेष बच गया। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 21 बराबर 5 गुणा 4 प्लस लिख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हैं 21 क्या है हमारा भाज्य, 5 भाजक है, 4 भागफल है और एक शेष। ठीक, तो जब हम 5 से 21 में भाग देते हैं 4 बार जाता है शेषफल 1 आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा शेषफल 1 आया है वो हमेशा क्या होगा 1 जो है, यानी शेषफल की बात करें, शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और साथ में जिससे हम भाग देते हैं यानी भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या है 5 है, तो हमारा जो शेषफल आएगा हमेशा क्या होगा रिमाइंडर शेषफल क्या है 1, हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और साथ में जो भाजक है, भाजक क्या है यहाँ पे 5 से छोटा होगा। ठीक, आप खुद देख लीजिए, अगर यह 1 के स्थान पर 2 रहेगा तब भी क्या है 0 से बड़ा है। ठीक, 3 रहेगा तब भी 0 से बड़ा है, 4 रहेगा तब भी 0 से बड़ा है, 5 रहेगा तो यहाँ क्या लिखेगा शेषफल जो है 0 से बड़ा या जो शेषफल आया रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है 1 आया है तो जो यह 1 है 0 के बराबर होगा या 0 के बड़ा होगा और जो शेषफल है कभी भी आपका भाजक से बड़ा नहीं होगा या भाजक के बराबर होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 के बराबर लिखा गया है। लेकिन जैसे ही यह 5 से भाजक से बड़ा होगा फिर इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यह क्या कह रहा है कि कभी भी जो शेषफल आता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर ही होगा और साथ में यह ध्यान रखना है कि भाजक से क्या होगा छोटा ही होगा, बड़ा भले ही हो 0 से, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है इससे बड़ा नहीं होता, यानी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा रहेगा। ठीक, तो इसी प्रकार हमें अन्य संख्याओं को लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। ठीक, मान लिया आपने कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b। ठीक, इसी तरह a हमारा क्या है बड़ा है b से, जैसे यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक लिया था यहाँ भी ले लिया। ठीक, a हमारा बड़ा है b से, अब क्या करेंगे a में b का भाग देंगे। चलिए a में हम b का भाग देते हैं, कै बार जाएगा किसी नंबर पर जाएगा ना, मान लीजिए हमें क्या q बार कुछ आएगा, रिमाइंडर क्या बन गया शेषफल क्या बन गया मान लो r। ठीक, तो अभी हम यहाँ क्या लिखे हैं जो हमारा शेषफल आया है वो क्या होगा वो 0 से बड़ा और r के 0 से जो शेषफल r आया है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और साथ में भाजक क्या लिखे भाजक से छोटा होगा, देखिए ना भाजक से छोटा होगा। भाजक क्या है भाजक क्या b से छोटा। ठीक, जो शेषफल हमारा आया है r वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, साथ में भाजक से छोटा होगा यानी b से छोटा होगा। यही पे हमारा इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यही हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ तक समझ आ गया। बस ये ध्यान देना आपको भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो आप पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित बस यहाँ आपको ध्यान देना इस प्रमेयिका को कैसे हल करेंगे, ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक, यहाँ पर भी हम पहले समझने के लिए इसको क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। मान लीजिए पहले ए और बी, जैसा किया था हमने। इसमें हमारा ए क्या है, बी से। ठीक, तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमारा होता है, इसके माध्यम से हम संख्याओं का मौसा यानी HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, तो HCF ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक या दो धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक, तो हम क्या करते थे, HCF निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होती थी हम उसमें छोटी संख्या से भाग देते थे और भाग तब तक देते थे जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो संख्याएं ले लिया ए और बी, जहाँ ए बी से बड़ा है। क्या करेंगे, अब ए में बी का भाग देंगे। ए में बी का हम भाग दे रहे हैं, ए में बी का भाग देंगे, क्या बार आएगा, मान लो 3 बार गया, शेषफल क्या है, हाँ शेषफल बच गया, यानी अभी भी भाग देंगे। हमने क्या कहा, HCF निकालने क्या करते थे, जब तक शेषफल 0 न हो जाए। पहले बी को यहाँ लिखेंगे, ठीक, फिर भाग देंगे, मान लो 3 बार गया, फिर शेषफल पूछा है, मान लो 1 आ गया। यह कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल 0 न हो। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार हम इसको समझेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 26 और 4, यहाँ पे हमारा 26 बड़ा है 4 से। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए पढ़े आप क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है 26 यानी 26 में 4 का भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 4 का भाग देंगे, क्या बार जाएगा, 6 बार, 24, शेषफल बच गया 2। अभी क्या बताया गया यहाँ पे, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। तो यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब क्या करते थे, HCF ज्ञात करने के लिए इस 4 को यहाँ लिखते थे। अब 4 को यहाँ लिखेंगे तो आपका आ गया 4। अब फिर इससे भाग देंगे, भाग क्या बार जाएगा, 2 बार, 0 आ गया, हमारा शेषफल 0 हो गया। अब अंत में जिस संख्या से भाग देने पर यह शेषफल 0 हुआ वही हमारा HCF। HCF क्या हुआ, HCF हमारा हुआ 2। इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से करेंगे। प्रोसेस वही रहता है। अब इसी को मान लो हमें करना होगा, तो यदि नहीं समझ में आएगा तो हम यह प्रोसेस कर लेंगे रफली करने के बाद। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 26 हो गया और 4, ये दो संख्याएं थी। अब हमें इसे विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा यदि हल करना है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ 26 लिख दिया बराबर, तो अभी क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो क्या जाएगा, भाज्य क्या है, 4 गुणे 6 प्लस 2 होगा ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है। ठीक, क्या करेंगे, इसको फिर एक स्टेप आगे ले चलेंगे। अब करेंगे 4 करते ना, अब 4 को यहाँ करेंगे, 4 लेना हो गया बराबर क्या बार गया, 2 बार गया, 2 गुणे 2 प्लस 0, इसका 0 आ गया। ये प्लस हुआ ना, भाज था और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब अब हमारा HCF यहाँ भी कितना आ गया, इससे गया 2 HCF क्या आ गया, 2। ठीक, अब यही हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, समझ में आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप कैसे स्टेप वाइज करें, तो आप इसको समझने के लिए पहले रफली इसको घर करके स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। ठीक, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। नहीं तो फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक, चलिए आप ही किताबें उदाहरण लेते हैं। 4052 यानी 4052 और दूसरा है 12576। 12576 इसे हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना है। ठीक, तो प्रोसेस वही रहेगा। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा 12576 जो है बड़ा है 4052। ठीक, हमने क्या बताया, अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले हम डिवाइड कर देंगे, चलिए सॉरी भाग विधि से HCF ज्ञात कर देंगे। क्या है 12576 और भाग देना 4052। ठीक, 4052 का भाग देंगे कै बार जाएगा, क्या चलेगा 3 बार होगा। 3 गुना के 6, 3 बचे 15 5, 3 बचे 12, 3 गुना के 6, 3 बचे 15 के 5, 3 गुना के 6, 3 बचे 15 के 5, 12। ठीक, अब चलिए 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर 0 नहीं हुआ। ठीक, क्या करेंगे, फिर इस संख्या को नीचे उतारेंगे 4052। अब क्या बच जाएगा 9 बार। 9 बार ले सकते हैं। 9 0 9 18 के 8 बचों को 36 से 37 2 हो गया। यहाँ 13 से 8 गया, 15 से 7 8 गया 7। यहाँ आपका बच गया 9, 9 से 7 गया 2 कट गया। फिर अभी भी 0 नहीं हुआ, क्या करेंगे, संख्या उतारेंगे 420। क्या जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार 272। 8 हो गया, यहाँ बचा 1 4 148, फिर 272, फिर 1 बार 148। अब आपका आ जाएगा 12 से 8 गया 4, यहाँ बचा आपका 6 2 और यह 124। फिर आपका 148, फिर आपका 148 1 बार 124 4 2 और ये सब लेंगे यहाँ कर देते हैं। फिर आपका होगा 124 5 बार 120 4 कट गया, फिर आपका 24 फिर 6 बार 424। ठीक, यह स्टेप हमने अब तक किया जब तक कि शेष पर 0 नहीं होगा। अब 0 आ गया, यानी हमारा कब 0 हुआ 4 पे, तो यहाँ HCF क्या हो गया, HCF बराबर 4। तो इस विधि से जो करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 12576 बराबर, ये भाज्य हो गया, ये क्या भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल, यानी 4052 प्लस शेषफल कितना है 420। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप में शेषफल 0 होगा तो बना रहता है। अब इसको उठा कर लिखेंगे 4052 बराबर। ठीक, फिर यहाँ भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल, तो क्या हो जाएगा 402 हुए 9 प्लस शेषफल कितना है 272। अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, फिर 420 फिर भाज्य आ गया, आज बराबर भाजक 272 पूरे भागफल बदल गया है। 1 बार प्लस शेषफल कितना आया है 148,
ठीक, अब करेंगे 272 बराबर, इससे भाग दिया गया है 148 का, 148 पूरे कई बार गया है, एक बार प्लस इस पर कितना आया है 24, 124, फिर क्या करेंगे 148 बराबर 124, 124 का भाग दिया गया, कई बार गया, एक बार प्लस इस पर कितना आया 24 आया। ठीक, अब फिर 124 बराबर 24 का आपने भाग दिया, कई बार दिया 5 बार प्लस इस पर 4 है। ठीक, अब 24 बराबर क्या का भाग दिया 4 का, कई बार 6 बार प्लस इस पर 0, इस पर कितना आ गया 0 आ गया, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ बराबर 4, यहाँ भी 4 आता है, यहाँ भी 4 आ गया। ठीक, तो यह हमारा आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ में आ गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से आप पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रणीता को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इन दोनों एग्जाम्पलों को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद फिर अगले क्लास में हम इसके बारे में बात आगे चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।